गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों का। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। तो जो बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, लाइव हो चुके हैं, प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ और विजिबल हूँ तो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? क्या मैं ऑडिबल हूँ सभी को? हेलो। अगर मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ तो प्लीज़ एक बार थम्स अप मारिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज के क्लास से। तो हमारा पहला टॉपिक जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, 12th क्लास में। तो 12th क्लास में जो भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है। हेलो, एक सेकेंड। हाँ, ऑडिबल हूँ और विजिबल भी हूँ, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग कल से जो है देख ही रहे होगे, है ना। कल से आप लोग देख रहे होगे बहुत सारी चीज़ें सभी सर लोगों ने आपको बताई कि जिस चीज़ के लिए हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं, इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमें अपना एंड गोल अचीव करना है। और सभी को पता है कि अपना एंड गोल क्या है। अपना एंड गोल है कि भाई हमें एनी हाउ एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जे एनआईटी और आईआईटी में अपना एक सीट मैनेज करना है, ठीक है। बट इस एंड गोल को अचीव करने में मेरा और आपका दोनों का एक सिंक्रोनाइज एफर्ट होगा, ठीक है ना। दोनों का एक सिंक्रोनाइज एफर्ट होगा। उस एफर्ट के बारे में हम कैसे उसको प्लान आउट करेंगे, कैसे हम थ्रू आउट द सेशन इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उस चीज को हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बोल लूं, आप लोग को पूरी तरीके से ब्रीफ कर दूं। हार्डली मैं 15 मिनट लूंगा। उसके बाद जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो चीज़ हम देखते रहेंगे। हिमांशु को कुछ डाउट है, द थिंग्स दैट वुड बी टॉल्ड इन सबल्टन।
नहीं बेटा, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगी हिमांशु, फिजिक्स इज फिजिक्स, है ना बेटा। फिजिक्स जो है चाहे कोई भी पढ़े, आप किसी बुक से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, इट इज अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। बुक्स भी आपको कौन सी लेनी है ये सब चीज आपको अभी बताया जाएगा। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस से मैं ये आप बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए और सेशन 15 मिनट का बीत जाने दीजिए। आफ्टर दैट यू जस्ट आस्क थ्रू योर चैट कि जो भी आपको कंफ्यूजन या जो भी चीज़ें होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ, सब आपके ये डाउट्स मैंने देख लिया, जो भी चैट में आप डाउट्स भेज रहे हो मैंने दिमाग में रख लिया है, मैं एक एक करके उसको लेता जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हिमांशु का जो डाउट था उसको मैं क्लियर करूँ। वो ये था कि भाई आप किसी से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि फिजिक्स जो है आपको सीखना है, चाहे आप कहीं से पढ़ो, बिना फिजिक्स सीखे या लर्न किए, है ना, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो बेटा कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, आप कहीं से भी ट्राई मार के पढ़ लो, जहां से आपको सिंक्रोनाइजेशन बैठता है, जहां से आप बढ़िया जो है कर पा रहे हो, मेरे पढ़ाने से आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है सब्जेक्ट में, आपका कॉन्फिडेंस जाग रहा है, आप कोई भी एट रैंडम क्वेश्चन पिक कर रहे हो, मेरे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसे फोड़ रहे हो, मीन्स आप सही जा रहे हो, आप अपना एंड गोल अचीव करोगे। तो उस तरीके से आपको जज करना है, ठीक है बेटा। तो आप सब कुछ होगा, बेसिक जीरो से लेके आईआईटी एडवांस के भी हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, तो सारी चीजें आप वहीं से। अच्छा, ये चीज ऐसा नहीं है कि आपको किसी से फीडबैक लेना है, यू कैन चेक योर सेल्फ डे टू डे, हर लेक्चर के बाद, हर वीक के बाद आप अपने अपग्रेडेशन देख सकते हो। एक सर्टेन लेवल का आपके अंदर अगर कोई कॉन्फिडेंस अचीव हो रहा है और आपसे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व हो पा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है आप सही जा रहे हो, आप जिससे पढ़ रहे हो आप सही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं और हम दोनों इकट्ठे हुए इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने एक एंड गोल के लिए। इस एंड गोल को हमें अचीव करने के लिए मैं थोड़ा सा अपने व्यू से आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, जो अपना एंड गोल है वो कुछ इस तरीके से है, ये है एंड गोल का ग्राफ, ठीक है, और यहां पे कहीं पे पीक होता है, यहां हमें पहुंचना है, यहां पहुंचना है हमें। लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में बोला जाए तो यहां पहुंचाने के लिए आप क्या करने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं, दोनों चीजों को जरा देखते हैं। मेरा रोल आपके साथ ये रहेगा कि आप लोग 11th में कुछ ना कुछ तो पढ़े हो, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे वर्क डन की बात करते हो, तो मैं यहां पे वर्क डन करूंगा और आप भी मेरे साथ वर्क डन करेंगे। तो जो भी हमारा वर्क डन यहां से होगा, हम जीरो पे हैं, देखो यहां पर हैं, मैं ये बिल्कुल मान के नहीं चल रहा हूं, हम लोग जीरो पे हैं भाई, ओरिजिन पे हैं। यहीं पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये जीरो रेफरेंस लाइन है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल जीरो, डोंट वरी, ठीक है। तो अब आप इस जीरो पोटेंशियल लाइन पे हो, अब यहां से आपको यहां जाना है, तो यहां हम दोनों मिलके वर्क करेंगे। वर्क डन बाय योर टीचर प्लस वर्क डन बाय यू। आपको पता है इससे क्या होता है, इससे होता है अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद आ रहा है सबको? नहीं भी जिनको इतना तो सुना ही होगा यार स्कूल में कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अपना जो है वर्क एनर्जी थ्योरम होता था, ठीक है। और नहीं भी पता तो इतना जान लो कि ये दोनों के वर्क से आपको यहां पे एक वेलोसिटी मिलेगी, और ये वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए भाई कि यहां पर हम पहुंच जाएं। मतलब जैसे ही आप यहां पे आओगे तो आपको और हमको दोनों को मिलकर इस पोटेंशियल को अचीव करना है, और यही वो पोटेंशियल है आपका जो आपको यहां पे ले जाएगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए आपकी जो ये काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए भाई, वो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। और हमारा पूरे साल भर में यही काम होगा कि हम दोनों मिलकर एक सिंक्रोनाइज मैनर में हम इसको अचीव करेंगे। बात क्लियर हुई? अब कैसे करेंगे भाई? उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्लानिंग होता है और एक एग्जीक्यूशन होता है। प्लानिंग का जिम्मा मेरे ऊपर है, ठीक है, पूरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, सब लोग लगे हुए हैं, हम पहुंचाएंगे आपको। इसका आपको फेथ करना होगा, ब्लाइंडली फेल बिल्कुल मत करिए। 10 दिन पढ़िए, देखिए, समझिए, आपको अपने आप फेथ तब आएगा, ठीक है, मेरे बोलने से नहीं आएगा। तो अब आपके पास इस चीज को जब हम अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन क्या क्या कर रहे होंगे और प्लानिंग क्या क्या कर रहे हो,
एग्जीक्यूशन आपको करना है, प्लानिंग मुझे करना है। एग्जीक्यूशन में हम आते हैं, पहले प्लानिंग की बात कर लें जो मेरे रोल के भी आप में है। तो मैं कोई भी फिजिक्स का चैप्टर है, तो इस फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तो क्लास 12th से पढ़ेंगे, क्लास 12th से प्लानिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। और पहले जो है क्लास 12th से मैं आता हूं, आपकी जो प्रियोरिटीज हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि क्या प्रियोरिटी होनी चाहिए, सब कुछ बताता हूं, बस थोड़ा सा सुनते जाइए बस। तो फिजिक्स में क्लास 12th जो अपना टॉपिक है, स्टार्ट तो हम वहीं से करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि अभी कुछ बच्चे जो है स्कूल से लाइन अप होंगे, जैसे ही हो जाएंगे उनका 2 महीने बाद यूनिट टेस्ट हो जाएगा, फिर 3-4 महीने बाद हाफ ईयरली शुरू हो जाएगा, एंड देयर इज ए ह्यूज प्रेशर ऑफ बोर्ड ऑल्सो। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कहीं भी लैग करे, ठीक है। तो हम पहले 12th को अच्छे से करेंगे, और 12th में आपको सीक्वेंस सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद से अपना मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एंड मॉडर्न फिजिक्स, एंड देन सेमीकंडक्टर। ये अपने सीक्वेंस हैं जो प्रॉपरली होते हैं, ठीक है। तो ये हम सीक्वेंस करेंगे, और मेरा टारगेट होगा कि मैं आप लोगों को सितंबर 15 तक एटलीस्ट, कम से कम मैं ये चाहूंगा कि आपको जो है ऑप्टिक्स तक, या मोस्टफुली आप बहुत ज्यादा ले लीजिए तो सितंबर 30 तक जो है हम क्लास 12 को लगभग कंप्लीट करने वाले होंगे। और इससे आपको फायदा क्या होगा कि सितंबर 30 के बाद आपके पास जो है आप फ्री हैंड हो जाओगे स्कूल के बर्डन से। जो बच्चे स्कूल में हैं उनको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होने वाला है कि स्कूल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा तो ये अभी हुआ ही नहीं यहां पर। तो इस चीज से आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। तो सितंबर 30 तक हम इन सारी चीजों को वाइंड अप कर रहे होंगे। उसके बाद पैरेलली हम जो ये क्लास 11th है, इस क्लास 11th के हमारे जो भी टॉपिक्स होंगे जो कि प्रियोरिटी ऑर्डर में है ना, सबसे पहले क्या ज्यादा पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स है और हीट ट्रांसफर है, तो हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो है वेव ऑप्टिक्स है और एसएचएम है, सॉरी वेव, मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूं 11th के लिए, मैकेनिकल वेव और एसएचएम है। इसको भी आप अगर मर्ज करते हो दोनों तो 2 या 3 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो अकॉर्डिंगली इन प्रियोरिटी ऑर्डर जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो इस रिवीजन में हम लोग जो है नवंबर तक जो है आपका पैरेलली इसके प्रैक्टिस सेशन चलेगा, और इसके साथ हम जो है कुछ इसमें रिवीजन सेशन करेंगे, और फाइनली नवंबर 30 तक जो है या दिसंबर 30 तक हम लोग रेडी हो जाएंगे अपने एंड गोल के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो ये मेरा प्लान आउट है और इस प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये प्लानिंग है। अब इसमें रही बात बुक्स की कि मैं कैसे आपको जो है आपका लेवल कैसे बूस्टअप कराऊंगा, कैसे मैं जो है आपको जो है प्रिपेयर कराऊंगा। तो देखिए, बुक्स के पहले आपको सबसे पहले जानना है कि जो भी मेरा लेक्चर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लेक्चर नोट्स जो आप बैठकर लिखोगे मेरे साथ, ये ध्यान रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि लेक्चर नोट्स, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक हजारों हैं, लेकिन आपको मेरे पास आप आए हो किस लिए आए हो? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 10 बुक पढ़ के उनकी सारी चीजों को निकालकर और सिंक्रोनाइज मैनर में चीजों को करो? नहीं। तो अब हम करेंगे क्या फिर? लेक्चर नोट्स में सारी चीजों का समअप होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आप इस नोट्स को पढ़ के, इसके वेरिएशन को पढ़ के कोई क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको अनजाना लगेगा। सारे वेरिएशन आपको यहां मिलेंगे, और इसीलिए लेक्चर नोट्स को मैं ये आपको बोलूंगा कि लेक्चर नोट्स आप मेरे साथ बनाइए, पहली बात, ठीक है, मेरे साथ लिखिए। पीडीएफ अगर आपको मिल रहा होगा यहां से मिलेगा ही, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि उसका रीजन है साइमल्टेनियसली जब तुम मेरे साथ लिख रहे होगे तो दो चीजें हो रही होगी। पहली चीज ये हो रही होगी कि आप समझ कर लिख रहे होगे, तो आपको घर में रिवाइज कम करना पड़ेगा, उस लेक्चर को कम रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उस लेक्चर को कम रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो आपका जो ये लेक्चर नोट्स है उसमें आप समझ कर लिख रहे होंगे, तो एक तरीके से सब कुछ आपका जो है प्रिपेयर हो रहा होगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो रहे होंगे,
ठीक बात। तो अगर मैंने मेरे साथ आपने लेक्चर नोट्स बना लिए और आधे घंटे उसको फिर से जो है रफ कॉपी में जो है क्या किया, प्रैक्टिस कर लिया उसी क्वेश्चंस को, फिर आप चैलेंजिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप जो बुक, कुछ बच्चे सिंगेज लिख रहे हैं, तो बेटा बता दूं कि सिंगेज हो, चाहे इरोडोफ हो, चाहे एससी वर्मा हो, 3 बुक हैं हमारे पास। एससी वर्मा एंड इरोडोफ इज आवर मदर बुक, जिसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद से आपके पास समय कम है, क्लास 11 वालों में तो मैं लेकर जो है टिक कराता हूं एक एक क्वेश्चन कि आज ये क्वेश्चन करके लाइएगा एससी वर्मा से, इरोडोफ से, आज हमने ये पढ़ा, उसके बेस पे ये क्वेश्चन टिक किया, आप करके लाइएगा। जो बच्चे अगर समय मैनेज कर पाएंगे तो उनको भी मैं यही बोलूंगा कि बेटा आप लोग भी जो है ये काम करना, ठीक है। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे पास 1 साल है, तो अगर आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट जो है लेक्चर्स पे आओ। लेक्चर्स में मैं इरोडोफ और एससीवी के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा जो इलिस्ट्रेशंस के तौर पे, और उसके बाद आप डायरेक्ट सिंगेज की बुक आपके पास होगी, आप जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप उससे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है। और मैं बता दूं कि जो इलिस्ट्रेशंस मैं लूंगा या अपनी जो पीडीएफ हम लोग लेंगे जिसमें पीवाईक्यूज होंगे, और जो आप बुक्स के जो फेमस बुक्स के नाम बोल रहे हो, उन सबके क्वेश्चंस भी आपको यहां पे मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कोई भी बुक हो, ठीक है, क्योंकि बेटा आप अगर बुक पे चर्चा करोगे तो पूरा सेशन निकल जाएगा, बुक ही बुक है, ठीक है। तो हमें बुक पे बहुत फोकस नहीं करना है। सारा मैंने बोला ना, प्लानिंग इज माय ड्यूटी, तो आप उस पर थोड़ा सा बिलीव करिए, और बिलीव करिए नहीं, 10 दिन पढ़िए, आपको बिलीव हो जाएगा। तो आप जो है प्लानिंग वाला काम मेरे पे छोड़िए। जितनी भी बुक्स हैं उनके सारे मार्केट के अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे, कराए जाएंगे, कुछ आप करेंगे। दूसरी जो लेक्चर नोट्स के बाद है जो आपको मिलेगा, वो सबसे जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा वो डीपीपी होगी। और ये डीपीपी मैंने जो तैयार की है वो टॉपिक वाइज भी की है, ये ध्यान रहे, टॉपिक वाइज। और एक चीज आपको और मिलने जाएगा, मॉड्यूल। अभी तो आपको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, फिर आगे आपको हार्ड कॉपी भी शायद मिले। तो यहां पे डीपीपी और मॉड्यूल में आपको मैं बता दूं कि मॉड्यूल आपको जो है मिसलिनियस क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप एक सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी हासिल कर लोगे तो आप मॉड्यूल में जाना, और आपको 5 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस हैं उसमें। तो आप मॉड्यूल तक जो है, आप जितनी दूर तक जा पा रहे हो उतनी दूर तक जाना। और मॉड्यूल के जो लास्ट की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस मैं यहां पे डिस्कस भी करूंगा। लास्ट के जो एक्सरसाइज है जिसमें हो सकता है कि बहुत बच्चों को जो है आपको हाँ, लेसन, आज जो आपका लेसन होगा बेटा वो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि आज मैं लेसन जो स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रो स्टार्ट करूंगा, चार्ज के बारे में कुछ बताऊंगा, और उसके बाद हम 11th पे आएंगे कि 11th में जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कैसे लिखना होता है, टॉर्क कैसे लिखना होता है, फोर्स कैसे बैलेंस करते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो हर क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो हम लोग आज इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, और रिकैप करने के साथ साथ अप्लाई करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डीपीपी और मॉड्यूल, इसका आप यूज करेंगे इस तरीके से। डीपीपी में मैंने कुछ ऐसे कोशिश किया है कि जैसे आज मान लो मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया, तो आपको 8 या 10 क्वेश्चन केवल कूलम्स लॉ के मिल जाए, जिसको जाके आप प्रैक्टिस करो वेरी इजी एंड मॉडरेट लेवल, जिससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट गियर अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मॉड्यूल मिलेगा जिसमें आप सारे लेवल के क्वेश्चंस पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये प्लानिंग होगी और इस तरीके से हम किसी चैप्टर को रन कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं कुछ आपको सलाह देना चाहूंगा, 11 साल के जो अपने टीचिंग करियर में मैंने फील किया, जिसमें बच्चे जो लैग करते हैं वो कहां कहां लैग करते हैं। पहला लैग तो बेटा ये होता है कि आप लोग जो है अभी जैसे आज आए हो, बहुत एंथू और बहुत एनर्जी के साथ आए हो। अगर यही एनर्जी और यही एंथू आपने अगर साल भर कंटिन्यू रखा, बढ़ाया भी नहीं, अगर कांस्टेंट भी रखा, तो काम हो जाएगा बेटा अपना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्राफ आपका जो है e⁻x का जो है जाता है, अभी आज ऐसा है, कल यही ग्राफ जो है आज से 1 साल बाद जब जेई मेंस नवंबर दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2023 की बात करें, तो ये ग्राफ लोगों का ऐसा होने लगता है। देयर आर सो मेनी सॉर्ट ऑफ रीजन, ठीक है।
तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कभी भी कोई नया काम करने आते हो आप, तो आपको पता है कि कुछ भी चीज स्मूथ नहीं होगा, बट कंसिस्टेंसी जिसके पास है वो स्ट्रगल मारता है और चीजों को लर्न करता है, गिरता है, खड़ा होता है और फिर पूरी तरीके से एक दिन खड़ा हो जाता है। तो यही काम हमें यहां भी सीखना है। आपका ग्राफ ये नहीं होना चाहिए, ये भी अगर नहीं हो तो चलेगा, आपका ग्राफ एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप कांस्टेंट वे से कंसिस्टेंसी रख के, अपने ऊपर फेथ और भरोसा रखकर आप जिस चीज के लिए आए हैं वो चीज आप करोगे एग्जीक्यूट मेरे साथ, तो ये ग्राफ भी रहेगा तो चलेगा। समझ गई बात? लेकिन अब इसमें होता क्या है गड़बड़ कि लोग बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं। उस चक्कर में जो है उनको वो सारी चीजें जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ह्यूज हो जाता है। तो आप बहुत ह्यूज एक्सपेक्टेशन लेके तुरंत मत चलिए और सब जगह से ये भी कर लें वो भी कर लें, इस चक्कर में कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा जो सबसे मूल मंत्र है वो ये है कि 5 बार एक ही चीज से कोई चीज करना, 5 times from same source, 5 times from same source is much more beneficial. 5 times from same source is much more beneficial than 5 things from different sources. आप 5 जगह से एक एक चीज कर रहे हो और एक ही चीज 5 बार करो तो वो चीज जो है आपका बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, ये वाली चीज। ठीक है, डीपीपी और मॉड्यूल का डिस्कशन बिल्कुल होगा बेटा। ठीक है, डीपीपी और मॉड्यूल में मैं आपको फिर बता दूं कि डीपीपी मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज बताओ कि मेरा पढ़ाने का बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए। एज ए टीचर मैं बोलूं तो मेरा बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करूं कि वो क्वेश्चंस खुद करने लगे, क्वेश्चंस वो खुद करने लगे। ऑब्वियसली कम से कम 60% to 70% इतना कॉम्पिटेंसी आ जाए। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती, वो बात सही है, लेकिन एक आईआईटी एडवांस और एक जेई मेंस के लेवल तक के 60 और 70% की कॉम्पिटेंसी एटलीस्ट अगर बच्चा जो है खुद करने लगे, तब मेरा पढ़ाना सार्थक है और तब आपका पढ़ना भी सार्थक है। तो इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे मॉड्यूल के और डीपीपी के वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लूंगा, उसका अलग लेक्चर डेडिकेटेड रखूंगा। मैं एक दिन पहले ही बता दूंगा तुम लोगों को कि आज हम लोग मॉड्यूल के ये क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, आप भी ट्राई करके आओगे। ठीक है, बाकी देखिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता कि आप कैसे पढ़ो, क्या करो क्या नहीं करो, ये सब आपको आता है। बस एक ही बात बोलूंगा कि ऑनेस्टी के साथ आप लग जाओ, जुड़ जाओ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे चीजों को देखो, चीजें अच्छी ही होंगी। ठीक है, 11th का रिवीजन जो है मैंने आपको बताया, अक्टूबर से हम लोग 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर और नवंबर में 12th के प्रैक्टिस सेशन के साथ हम 11th के प्रियोरिटी ऑर्डर से कि कौन से चैप्टर पहले लिए जाएं हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को बता दी बेटा। ठीक है, और इसी तरीके से करेंगे और जब आप इसमें इन्वॉल्व होगे ना तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब एक साथ जो है एक ही दिन में 365 दिन का प्लान आउट बताना कोई इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, चलिए तो अपना मेन काम करते हैं और मेन काम है अपना पढ़ाई। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना और डाउट पूछना। तो हमारा देखिए बेसिक ये बहुत सिंपल फिनोमेना है, इसके इधर उधर नहीं जाना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले मुझे पता है बहुत बच्चों ने 11th जैसे ही दिया होगा, ऐसे ही रात में पढ़ के कि चलो बर्नौली आ रहा है 5 नंबर का, तो आज बर्नौली रट लेते हैं, एक पाइप बना देंगे और इसमें जैसे तैसे कुछ लिख देंगे, अपना भी कुछ लॉ लगा लेंगे, बाद में नीचे जो है लिखेंगे P0 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक बढ़िया सा एक बॉक्स बना देंगे कि चलो कुछ तो नंबर मिल जाएगा। मुझे पता है बहुत बच्चों ने कुछ ऐसा ही भी किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कोई पिछली चीजों को कैरी ऑन मत करिए। ठीक है, उसको भूल जाइए और एक नए चीजों के लिए तैयार होइए। ठीक है, और जब आप जिस दिन आप इस चीजों को समझ जाएंगे कि पिछली चीजों को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, उसे तुरंत वहां से कट करिए, अच्छी चीजें कैरी फॉरवर्ड करिए, अच्छी चीजें जो आपने करी हैं और उससे जो सीखा है उसको कैरी फॉरवर्ड करिए।
ठीक है, पुरानी चीजें जो आपको ड्रैग करती हैं, पीछे खींचती हैं, आपको नर्वसनेस देती हैं, जस्ट लीव इट, छोड़ दो उसे, ठीक है, और बिल्कुल दिमाग में मत रखो। और हम लोग जो है 11th का कुछ भी आपका हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो 11th में जो मुझे अभी लेना है, इस शुरू के 2 लेक्चर में 11th के लिए आपको बेसिक आना क्या चाहिए, 11th फंडामेंटल्स, पहले मैं उसी पे बात करता हूं आज। देखिए, ये एक बहुत ही, मतलब मैं बोलूंगा कि मैं कुछ उसमें अंदर नहीं जाऊंगा, बट हां, आपको इसके बारे में बेसिक्स अप्लाई करना आना चाहिए। नहीं तो आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक के, पहले ही सेशन के मैं लूंगा, आप देखोगे उसमें टॉर्क लग रहा है, उसमें रोलिंग हो रही है, उसमें जो है आपके पास फोर्स बैलेंस हो रहा है, तो आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको अच्छा, वेक्टर है ना, वेक्टर ले लो आप। हर चीज जो आप पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला यही है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पढ़ने जा रहे होगे, कूलम्स फोर्स पढ़ने जा रहे होगे, तो ये सब वेक्टर है, आपको पता ही है, फील्ड, फोर्स सब वेक्टर होते हैं, तो वेक्टर लिखना भी आना चाहिए, है ना। तो आज मैं आपको इन सभी चीजों का एक ब्रीफ दूंगा 11th फंडामेंटल्स का। पहला हमें यह आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर लिखना, मतलब एक वेक्टर से रिलेटेड मैं एक सम अप करके आपको बता दूं तो हमें मिलना चाहिए वेक्टर, वेक्टर का एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन में तीनों लॉ लगाना आना चाहिए, कि आप फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो खैर आपको पता ही है, आप रोज अप्लाई करते हो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, तो वो तो आपको एक्सपर्ट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा मेन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ, ये अप्लाई करना आना चाहिए, और ये आपका होना चाहिए न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक। दूसरा आपके पास होगा वेक्टर और लॉ ऑफ मोशन के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर कंजर्वेशन के कुछ लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि ये नहीं होगा तो हर जगह फंसोगे, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, है ना। आईआईटी में क्वेश्चन मर्जिंग आते हैं, मर्जिंग कॉन्सेप्ट के आते हैं, ठीक है। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बेटा आपको क्या पढ़ना है, पहला आपको पढ़ना है एलएमसी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये है अपना एएमसी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सब आपने सुना है, ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी में पढ़ा भी है। और बहुत बच्चे, अच्छा मुझे एक फीडबैक दे दो कि जितने बच्चे अभी यहां पर हैं, थोड़ा थम्स अप करके मुझे बता दो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव ए रेगुलर, मतलब एक आपने रेगुलर कोचिंग या एक बढ़िया से 11th का किया हुआ है। एक बार थोड़ा सा थम्स अप मारो, देखें कितने बच्चों ने जो है इन सब के बारे में वो फ्री हैंड है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उन्होंने कोचिंग जो है प्रॉपर करी है, या कोचिंग कहीं भी कोचिंग नहीं भी की है तो वो मतलब इसमें फ्री हैंड है उनका, ठीक है, बिल्कुल सीट देंगे आपको, ठीक है। आपको डीपीपी मिलेगी, मैंने बताया आपको, नॉट एज मच, हाँ, नो सर, यस सर, मतलब मिक्स है, स्कूल गोइंग, ओके। तो जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, उन्हीं के लिए ये है ना। स्कूल में उतनी चीजें होती नहीं है, आई ऑल्सो नो दिस, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया, एक मिक्स फीडबैक है, ठीक है, कुछ बच्चों का फ्री हैंड है, कुछ का नहीं है। तो जिन बच्चों का फ्री हैंड होगा बेटा, उनके लिए एक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये रिकैप हो जाएगा, और जिनको नहीं है वो एक लर्निंग मोड में इसको देखेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये हमें देखना है, थोड़ा सा इसका ब्रीफ करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, इसका पूरा नाम पड़ता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, एंगुलर। मैं कुछ बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब आप जानते हो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इनको मैं जो है जब रिवाइज करा रहा हूंगा तो 20-20, 25-25 दिन में पढ़ा रहा हूंगा एक सिंगल टॉपिक। लेकिन अभी हमें उतना जान लेना है जिससे कि हमारी गाड़ी ना रुके और आपको जो है डर ना लगे, डर खत्म करना है सबसे पहले।
तो आपके पास ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज हो जाते हैं, इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपना हो गया लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और वेक्टर। उसके बाद हम थोड़ा रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करेंगे, थोड़ा सा हम बात करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स की। ठीक है, ये है अपना रोटेशनल डायनेमिक्स। इसमें क्या बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो आपको टॉर्क लिखना आना चाहिए, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई के बारे में आना चाहिए, एटलीस्ट एमआई का फॉर्मूला आना चाहिए, कभी भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ठीक है, इन सब के बारे में हमें टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेन है, क्योंकि यही नहीं, ये मैं इलेक्ट्रो आपको पढ़ा रहा हूंगा, वही नहीं मैं, चलो मैं वहां से आपको जो है साइड से निकाल दिया, जो कि गलत करूंगा मैं अगर साइड से निकालूंगा तो। फिर आप मैग्नेटिज्म में आ जाओगे। मैग्नेटिज्म में फिर क्या होगा कि एक लूप रखा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है। आपने याद करो क्लास 10th क्लास में याद करो, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत हिंट लिया हुआ है कि ये करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस ए, जो भी करंट कैरिंग लूप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। अभी टॉर्क की बात आ गई और टॉर्क आपको पता नहीं है, कैसे करेंगे? तो इसीलिए इन सब चीजों पे थोड़ा सा हम फ्री हैंड करेंगे, उसके बाद एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और एंट्री मारेंगे नहीं, एंट्री मारते हुए पैरेलली करेंगे। आपको मुझे इसी चैप्टर में इन सबको एप्लीकेशन भी सिखा देना है। तो ये अपने हो गए, इन सब चीजों पे हम थोड़ा फ्री हैंड लेंगे, उसके बाद हम जो है करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करता हूं, और चैप्टर स्टार्ट करने के बाद इसमें आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की थोड़ी सी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर सबको पता है क्या है, और जैसे कि कोई बोलता है, मैंने अभी आपको अपना रोल समझाया कि मेरा रोल भाई प्लानिंग में होगा और एग्जीक्यूशन में मैं आपका हेल्प करूंगा। तो अब आप ये चीज बता दूं कि मैं अब आपको वेक्टर से अपना रोल समझाता हूं। मैं आपके लिए एक यूनिट वेक्टर हूं। बहुत बच्चे यूनिट वेक्टर समझते हैं। आंसर करना बेटा, कितने लोगों को पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? थोड़ा सा आंसर करिए एक शॉर्ट में, क्या देता है वो? यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? कितने बच्चे, थोड़ा सा कुछ भी आप बताइए। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सुना तो होगा तुम लोगों ने, यूनिट वेक्टर क्या है? यस, कुछ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मॉडुलस 1 होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो डायरेक्शन देखता है। वेरी गुड आशीष, ओके, जानते हैं मैग्नीट्यूड 1, वेदांत, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो, बहुत बच्चे जानते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो मेरा रोल आपके साथ जो होगा वो यूनिट वेक्टर का है। जेपी मिश्रा आपके लिए यूनिट वेक्टर है। आप इस यूनिट वेक्टर को अपने मॉडुलस के साथ लगा दो, और फिर जहां पे जाना है चले जाओ। आपका गोल है यहां पर, आपको लेना है यहां पे आईआईटी, यहां पर है, आप यहां पर हो भाई, तो आपको यहां अचीव करना है। तो एक तो प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, आपको जाना इधर ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जाना पड़ेगा आपको। तो यहां जाने के लिए इतनी मॉडुलस का आपके पोजीशन वेक्टर, आपका ये एफर्ट है, ये एफर्ट वेक्टर है। इस एफर्ट वेक्टर को मैं डायरेक्ट करूंगा। अगर आपका इफेक्ट सही डायरेक्शन में डायरेक्ट हो गया तो आप यहां पहुंच जाओगे। तो आपका जो अपना एफर्ट है, ये पोजीशन वेक्टर आर जो है, ये दो चीजों से लिखा जाता है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम मॉडुलस से लिखते हैं, और एक आपके पास होता है पोजीशन वेक्टर। तो आप हो ये आपका एफर्ट है, योर मॉडुलस इज योर एफर्ट, एंड दिस इज मी, ये मैं हूं, ये डायरेक्शन देगा, और ये आपका एफर्ट। तभी ये बताओ कि मेरे ही पढ़ाने से यहां बहुत बच्चे सेलेक्ट होंगे, बहुत नहीं होंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? मैं तो वही हूं। रीजन ये है कि आपका मॉडुलस क्या है। आपको कुछ लोगों ने प्रॉपर मॉडुलस अपना एफर्ट लगाया, वो वहां पहुंच गए। कुछ लोग यहां पे पहुंचे तो वो जेई मेंस तक पहुंच गए, वो उन्होंने केवल इतना ही एफर्ट लगाया तो वो यहां पहुंच गए। कुछ यहां भी नहीं पहुंच पाए। तो कहानी कहां से दिख रही है आपको? मेरा रोल शायद अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मेरा रोल एक पोजीशन वेक्टर का नहीं है। पोजीशन वेक्टर में आपका मॉडुलस होगा और मेरा यूनिट वेक्टर होगा। तो ये ध्यान रखिए कि मैं आपके लिए यूनिट वेक्टर हूं भाई। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हूं मैं, और मैं इससे आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मॉडुलस के अकॉर्डिंग। चलिए,
तो हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए हमें, हर जगह पे हर कदम पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बेटा पोजीशन वेक्टर देखो क्या है कि अगर मुझे कोई पॉइंट है स्पेस में, बहुत ब्रीफ में समझाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको इनपुट दे दूंगा और थोड़ा आप भी पढ़ लोगे तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हालांकि मैं यहीं पर इतनी चीजें जरूर करा दूंगा कि आपको यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी थोड़ा और आप चाहते हो तो आप थोड़ा और पढ़ लेना। तो यहां पर हमारे पास P कोई जनरल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये तो आप जानते हो ना, एक्स वाई जेड, इसको लोकेट करते हैं। इसको मैंने असाइन किया कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे है और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स वाई और जेड पे, यही इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना 0,0,0। अब यहां इसको नाम देते हैं O और इसका नाम देते हैं P दिया है, और हम चाहते हैं कि इसको क्या करें, इसको हम जो है ड्रॉ करें। चलो करते हैं, ये रहा। तो इसको मैंने ऐसे लाइन से जोड़ दिया, मैंने लाइन से क्या किया, जोड़ दिया। अब ये बताओ यार कि इसको सिंपली एक लाइन से जोड़ने से क्या ये पता चलता है कि हम O से P की तरफ हैं कि P से O की तरफ? नहीं पता चलता ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक एरो डालोगे, और ये जो एरो जैसे ही आपने डाल दिया तो अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा भाई मैं O से P की तरफ डायरेक्टेड हूं, तो हमें एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा OP। दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर OP, ये अपना पोजीशन वेक्टर होगा OP, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का तरीका क्या है OP का, कि जो भी एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर की जो हमने बात की थी अब वो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। एक्स एक्सिस पे हम एक डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर असाइन करते हैं जिसको कहते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे हम लोग करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए करते हैं के कैप। ये आपका जेड एक्सिस है, ये है। तो इस तरफ आपका एक यूनिट वेक्टर होगा जिसको आप कहोगे जेड कैप, के कैप, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दिस इज आवर यूनिट वेक्टर्स। ये अपने यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये अपने यूनिट वेक्टर हैं, ये अपने यूनिट वेक्टर है। तो आपको करना क्या है कि जब आपने इसको इस तरह किया तो आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस जो वेक्टर है इसको आप OP बोल रहे हो, इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कुछ पार्ट वाई एक्सिस पे लाई करेगा और कुछ पार्ट जेड एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो जितना पार्ट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको एक्स लिखो, और ये किस डायरेक्शन में है, इसका इस पूरे मैग्नीट्यूड का स्केल से नापोगे इसको तो इसका कुछ 2 मीटर 4 मीटर कुछ वैल्यू आएगी। तो इस 4 मीटर का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस पे होगा, कुछ वाई एक्सिस पे होगा और कुछ जेड एक्सिस पे। तो आप लिखोगे एक्स, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप क्या लिखोगे, आई कैप। और अगर ये वाई के अलोंग कितना है तो वाई जे कैप, और जेड के अलोंग कितना है, जेड है तो के कैप। तो इस तरीके से आप एक पोजीशन वेक्टर लिख लोगे, और इसे कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और इसे कहते हैं हेड। ये है अपना एरो को कहते हैं हेड और इसको कहते हैं टेल, ठीक है। तो टेल आपको क्या बताता है, टेल आपको बताता है इनिशियल पॉइंट, और हेड क्या बताता है, फाइनल पॉइंट। क्लियर हो गया। तो आपको ये चीजें हैं। अब इसमें देखो आपको थोड़ा और समझाता हूं कि ये एक्स एक्चुअली क्या बताता है, फिजिकली समझो। फिजिक्स में चीजों को थोड़ा फील लेके समझना बहुत जरूरी है। केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड अगर आप रहेंगे तो IIT एडवांस की तो बात आप बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि फॉर्मूला ओरिएंटेड काम नहीं चलेगा। आपको हर चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। जैसे देखिए मैं अब आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास एक स्टिक है, एक आपने यहां पे स्टिक लगा रखा है ऐसे, ठीक है, और यहां से कुछ लाइट आ रही है, कुछ यहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ये y है और ये अपने पास x है। यहां पे आपने इसको ड्रॉप किया तो ये जो आपके पास दिख रहा होगा शैडो, ये शैडो जो है इसमें से ये x लेंथ का होगा, और इधर से अगर आप लाइट फॉल कराओगे तो ये शैडो जो है आपका इसी स्टिक का यहां पर बनेगा शैडो, और ये y का होगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पोजीशन वेक्टर क्या लिखने वाले हो, r वेक्टर। अब आप समझ चुके हो कि भाई मुझे r का इतने का इतना पार्ट, जिसको आप आगे
जो शैडो मैंने बोला है, इसको मैथ्स की भाषा में हम कहते हैं प्रोजेक्शन लेना, कंपोनेंट लेना। तो हम इस मॉडुलस का इतना कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस पे है और इतना कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस पे है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पोजीशन वेक्टर मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा है। अब जरूरी नहीं है ना कि हमेशा मैं पॉइंट को ओरिजिन से ही लोकेट करूं, हो सकता है मैं किसी एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के साथ लोकेट करूं। देखो जैसे अगर जो लोग लिख रहे हैं, आई थिंक बहुत ऐसी लिखने वाली बात अभी शुरू नहीं हुई है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, बस मैं रिकैप करा रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे फिर इसके वजह से वो कर सकते थे लेकिन इसके वजह से कहीं फंस जाएं, तो इस चीजों को पहले मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हम अगर पोजीशन वेक्टर लिखना चाह रहे हैं किसी एक पॉइंट ए का, ठीक है, जिन बच्चों को ये आता है नो डाउट उनको थोड़ा सा मतलब लग सकता है कि ये चीजें तो बहुत ये है, बेसिक है। तो x1, y1 और z1 और ये है x2, y2 और z2, ठीक है। अब इसको आप इसके साथ क्या करना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, ए बी। तो बेटा ये देखो यहां पे ये टेल है, इसका टेल बताता है इनिशियल पॉइंट और हेड बताता है अपना फाइनल पॉइंट, ठीक है। और टेल के पास जो अल्फाबेट है उसको हम पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए, और ये क्या है, हेड वाला बी। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो आप लोगों ने किया भी होगा, नहीं भी किया है तो मैं वो सारी बातें बता दे रहा हूं जो अभी आपको तुरंत अगले सेशन में ही जरूरत पड़ने वाली है। तो ये अपना ए बी वैक्टर है। अब ए बी वैक्टर कैसे लिखें बताओ। ए बी वैक्टर के लिए क्या करोगे, देखो फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये कहां पर लाई किया होगा, ध्यान दो, ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो कहां पे लाई किया होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास एक डायरेक्शन देने वाला वेक्टर है जिसको क्या नाम देते हैं हम, आई कैप। तो क्या लिखने वाले हो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। समझ गए होगे अब आप लोग कि अगर दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो इन दोनों पॉइंट्स का, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का आप क्या लिख सकते हो, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल। अगर वो एक्स का कोऑर्डिनेट है तो उसके अलोंग वाला एक डायरेक्शन लिखोगे, यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप। तो अब ये भी आपको अगर पूछे कोई कि अच्छा ये बताओ कि ये क्या तुम्हें सिग्निफाई कर रहा है, तो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि ये कर रहा है कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर किस डायरेक्शन में भाई, आई को देखकर तुरंत बता पाओगे ना, अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि आई की तरफ डायरेक्ट करने वाला यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई की अलोंग डायरेक्ट करने वाला यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड की डायरेक्शन में डायरेक्ट करने वाला यूनिट वेक्टर है अपना के कैप। तो देखो ये हो गया अपना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये हो गया कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो क्लियर है सबको, सब लोग पोजीशन वेक्टर अब लिखना सीख चुके हो। चलिए, तो पोजीशन वेक्टर आप लिख लोगे। अब इस वेक्टर में क्या छुपा होता है सबको पता है, एक कोई भी वेक्टर है उसमें क्या छुपा होता है। मैं अगर आपको बोलूं ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसमें दो बातें छुपी होती है ना, आप सबको इतना पता है, वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इतना ही नहीं है, इसके बाद तुम रुक जाते हो, क्लास 11 में यही लिख के आए होगे, आपकी गलती नहीं है, टीचर भी लिखाते हैं, बट उसके आगे भी लिखना होता है क्या, विच फॉलो सर्टेन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कुछ वेक्टर एडिशन के रूल भी फॉलो करे, जैसे करंट की बात कर लो, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट भाई आप बोलोगे सर उसके पास तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हायर पोटेंशियल से बैटरी लगाते हैं तो नेगेटिव वे हमारा टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाता है, तो इट हैज ए डायरेक्शन और करंट का अपना मैग्नीट्यूड होगा, तो भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि वो कुछ सर्टेन रूल जो आपने पढ़ा भी है, ट्रायंगल रूल याद आ रहा है सबको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो ये कहना केवल सही नहीं होगा। यस, कुछ बच्चे भाई बहुत आगे तक जानते हैं, टेंसर बहुत बढ़िया, टेंसर हालांकि हमारे बियॉन्ड द स्कोप है, टेंसर एक बहुत बड़ी चीज है। आप बीटेक
सेकेंड ईयर में भी शायद पढ़ो, नहीं तो मास्टर्स में पढ़ते हैं हम लोग टेंचर्स पूरी तरीके से। तो आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी कैप, तो आर वेक्टर जो अपना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसके लिए मॉड वेक्टर इंटू आर कैप, ये होता है, ये आपका बोला जाता है मॉडुलस, ये जानते हो आप लोग। और ये होता है यूनिट वेक्टर। ये बहुत बच्चों को सब कुछ पता होगा, ठीक है, मैं उन बच्चों का बस थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूं जो बिल्कुल नहीं जानते। तो मॉडुलस और ये यूनिट वेक्टर, तो यही छुपा है इसमें। मॉडुलस कैसे लिखते हैं, जब भी मॉडुलस लिखना है मतलब हम इसका डिस्टेंस लिखने हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, कि यहां पर अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है, देखो a, b, c, इसी को तो आपने 0,0 से ज्वाइन करके वेक्टर बनाया होगा। तो अगर आपने स्केल से इसको नापा, इसको अगर आपने स्केल से नापा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको एक लेंथ मिलेगा। और ये जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे आएगा, आपको याद है क्लास 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, या अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए होगे स्कूल में, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो क्या आएगा बताओ, a माइनस 0 स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर प्लस c माइनस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, बोलो आएगा। तो आप इस तरीके से मॉडुलस निकाल लिया आपने। थोड़ा सा याद रखने के लिए अगर कोई लिखना चाहे तो सर हम क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, और वहां से क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट ले लेंगे। वो भी आप सोच सकते हो, बट उसका फिजिकल मीनिंग ये है कि दिस इज बेसिकली योर डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये अपना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इसी से हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं। यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो मॉडुलस आ गया। अब यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मिलता है कि जो भी वेक्टर है उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। जो भी वेक्टर है उसके मॉडुलस से उसको क्या करने का है, डिवाइड करने का है। अगर कोई भूल भी गया होगा तो अब सब याद आ रहा होगा उसको, ठीक है। तो मॉडुलस से आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना है तो आप उस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यू गेट ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इतना ही हमको वेक्टर में अभी जानना है। तो इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग करके इसका आंसर बताओ। फाइंड ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज equal to vector A 2i cap plus j cap plus k cap and which is parallel to a vector I cap minus j cap, ठीक है, which is parallel to a vector I cap minus j cap। इसका आंसर बताइएगा। थोड़ा सा ट्राई मारो। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर मैं देता हूं तो तुम लोग, पहली बात तो ये तुम लोग को, हाँ मैंने बताना ही भूल गया कि सभी बच्चे जो है भाई किस आसन में बैठे हुए हैं, भाई लेट कर तो नहीं मोबाइल देख के कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है, ठीक है। आप इसको अपनी क्लासरूम ही लीजिए, मैं आपके साथ वर्चुअली जुड़ा हूं, बस यही अंतर मानिए, बाकी हम दोनों क्लास में ही बैठे हुए हैं, यही मानिएगा, ठीक है। तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। तो आप लोग जो है रफ कॉपी जरूर लेके बैठिए और मेरे साथ करिए, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। आप जानते हो कि 4 आंसर्स दिए होंगे और हमें उसमें से प्रॉपर टिक करना होगा। आपको सब आएगा फिजिक्स में कि अच्छा ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसको ऐसा करेंगे, लेकिन हमें उस चीज को एग्जीक्यूट करने में जो गलतियां होंगी वो होंगी आपकी कैलकुलेशन की, क्वेश्चन सही से ना पढ़ने की। तो इन सब की फर्स्ट डे से ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 6i √6i कैप माइनस
√6 जे कैप। एक बच्चे ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आप चलिए चेक करते हैं, बच्चे ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन यही है बेटा, छोटी छोटी इन्हीं सब एफर्ट से आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। एक दिन अगर जो बच्चा इसी तरीके से ये छोटी छोटी एफर्ट दिखा रहा होगा, वो बहुत जल्दी इन सभी भीड़ को पीछे छोड़ रहा होगा, ठीक है। और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, बस आप 3 महीने रुकिए, फिर आप देखिए। फाइंड ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू दिस एंड विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो बेटा अब ये बताओ कि हमें ये वेक्टर ए लिखना है भाई, हमें एक कोई जनरल वेक्टर लिखना है जिसके बारे में आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या दिया हुआ है। हमें वो वेक्टर लिखना है जो वेक्टर ए के क्या है, हुज मॉडुलस, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, और वो किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के। तो अब ये बताओ कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे कि नहीं होंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं मतलब उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम क्या करने वाले हैं, सीधे सीधे हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है आर, वो होगा मॉड ऑफ वेक्टर आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अब मॉड ऑफ वेक्टर आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, वो मॉड ए के बराबर है। तो मॉड ए की वैल्यू लिखते हैं, अभी अभी सिखाया है मॉड ए लिखना। क्या होगा बताओ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या मिल गया, 4 और इधर 4, कितना मिल गया, 8, ठीक है, सॉरी 4 और 2 6, तो √6। तो √6 आ गया। बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बहुत बच्चे इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, मुझे समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन सबको आता है। √6 है। और आर कैप आपके पास ये आ गया। आर कैप क्या होगा बताओ, आर कैप क्या होगा, इसके डायरेक्शन के पैरेलल है ये दोनों वेक्टर। ये जो अपना रिक्वायर्ड वेक्टर है ना वेक्टर आर, वो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो कभी भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तभी तो पैरेलल होंगे। तो इस यूनिट वेक्टर को बना लो, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप माइनस जे कैप, और इसको आप जो है अंडर रूट करो। आई का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 है, और जे का कोफिशिएंट कितना है, -1। तो आपने क्या किया, इस वेक्टर को इसके मॉडुलस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यही तो अभी आपने सीखा था कि वेक्टर आर कैप क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो आपका ये जो वेक्टर है ये लिख दिया तुमने, और इसके मॉड से डिवाइड कर दिया। इसका मॉड क्या है, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 है, कर दिया तुमने, और ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। मिल गया तुम्हें यूनिट वेक्टर और तुम्हें मिल गया मॉडुलस। दो चीज चाहिए होती है कोई वेक्टर लिखने में, लिख दो फट से। तो लिखा आपने, क्या लिखा, √6, ठीक है, √6 लिख दिया। अब आपके पास इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। तो भाई कुछ बच्चों ने जो आंसर दिया था उन्होंने दिया था √6 आई कैप प्लस √6 जे कैप। आई थिंक इसमें स्लाइटली आपने कुछ मिस कर दिया। आपने केवल क्या किया, √6 शायद जो मुझे प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं जो गलती हुई है, ये तो आपने बिल्कुल सही निकाला, इसी को डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बेटा ये जान लो कि विच इज पैरेलल टू वेक्टर लिखा था मैंने। देखो अब यहीं से फिजिक्स की कहानी शुरू होती है कि आपको आते हुए भी आप कैसे 4 ऑप्शन में गलती करके आओगे। तो उन बच्चों को आता है जिन्होंने √6 आई कैप प्लस √6 जे कैप लिखा है, उनकी जो गलती है वो गलती है फिजिक्स के क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने की। पहला क्वेश्चन क्या था देखिए, विच इज पैरेलल टू वेक्टर लिखा है भाई मैंने, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो आप डायरेक्ट इस मॉडुलस को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें पता चल जाता कि अच्छा ये मॉडुलस इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। बताओ, अपनी गलती समझ गए होगे। तो हमें सबसे पहले इसको भी इसका क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर बनाना होगा। तो देखो जो मैंने बनाया है, देखो ये यूनिट वेक्टर बनाया है। अब इस यूनिट वेक्टर को हम लाकर इस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर जो आंसर आएगा तुम्हारा वो ये आएगा, √3 इधर आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। तो इसीलिए मैं इन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कहानी कोई भी बड़ी चीज छोटी चीज से ही शुरू होती है। अगर आप छोटी चीज, आप ये बताइए कोई भी बैट्समैन जो है जब बैटिंग करने के लिए जाता है तो आपको क्या लगता है, वो तुरंत जो है जाके जो है 1 डाउन बैटिंग करता है? भाई वो बहुत
नेट प्रैक्टिस करता है, बहुत शैडो प्रैक्टिस करता है, अपनी फुटवर्क मजबूत करता है, ठीक है। तो हम उन चीजों पे ध्यान रखिएगा, यही चीज गलतियां ना हो, उसी पे मैं वर्कआउट कर रहा हूं। तो कुल मिला के आपको मैंने वेक्टर का एक बेसिक चीज बताया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन में, जो आपको जरूरत पड़ने जा रही है न्यूटन्स लॉ की लिखने की। अरे सर ये क्या बता रहे हो, तो हम 9th से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप 9th से पढ़ रहे हो, नो डाउट, ठीक है। इसी का जो वर्जन है आपको जो आता है वो यही रटा है आपने, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो देखो, गलती इज द फर्स्ट स्टेप सही करने की, है ना। अगर गलती हो गई तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप सही करोगे, तो गलती तो अपना फर्स्ट स्टेप होता है, डोंट वरी। गलती हम लोग बहुत करेंगे, मुझसे भी कभी हो सकता है कि यहां पर प्लस माइनस, कॉन्सेप्चुअली कभी गलती नहीं होगी, प्लस माइनस इधर उधर गलती होगी जो आप मुझे बताओगे, जिससे आप मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चा जो है बोर्ड पे फोकस है। तो अब यहां पे आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सब लोग जानते हैं, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जानते हो आप लोग, है ना, कि भाई कोई भी बॉडी अपने प्रेजेंट स्टेट को तब तक चेंज नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई। जैसे आप जिस अवस्था में हो, भाई मक्कारी की आदत पड़ी है, तो तब तक हम मक्कारी की आदत में ही रहेंगे अनटिल एंड अनलेस हम अपने अंदर एक कोई रियल ड्राइविंग फोर्स लेके ना आए कि हमें भैया इन सब चीजों से ऊपर उठना है। अब तो इनर्शिया की वही प्रॉपर्टी है, ये आपके हमारे सबके अंदर है कि हम प्रेजेंट स्टेट को क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट को जो है हम क्या करने वाले हैं, चेंज तब तक बॉडी नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। गलत, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखिए फिजिक्स है ये, फोर्स अप्लाइड गलत है, ठीक है। अब आपसे बोला जाए नेट फोर्स अप्लाइड, बिल्कुल नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है होना चाहिए। हो सकता है कि आप दो फोर्स लगा रहे हो और दोनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो उसकी इनर्शिया चेंज नहीं होगी। इसी बात को आप समझते हो तो इसको दूसरा वर्जन दिया जाता है, आप बड़े हो गए हो, आप लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी को हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। सेम चीज है, क्या मतलब है कि एक ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक m मास का है, यहां पे पड़ा है, जीवन भर पड़ा रहेगा, जीवन भर ये यहीं पे पड़ा रहेगा, जब तक जो है इसको आप जो है कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। केवल एक्सटर्नल फोर्स जरूरी नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है, ठीक है। आपने बोला कि इस पड़ा हुआ है, इसका प्रेजेंट स्टेट क्या है, रेस्ट का है, प्रेजेंट स्टेट आपका क्या है, इसका रेस्ट का है, ठीक। तो तब तक ये रेस्ट को कंटिन्यू करेगा जब तक इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। आपने फोर्स लगाया, लो फोर्स लगा दिया मैंने, ये लो, क्या अब ये प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू कर जाएगा? इतना तो सब लोग जानते हो कि नेट फोर्स अब क्या है, यहां पर 0 है भाई, तो अभी भी ये प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू करेगा, और इसी को आप क्या कहने वाले हो, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब अब बच्चा ये समझ लेता है कि रेस्ट, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब हम इस पे मैं बहुत नहीं घुस सकता क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है, मैं आपको बस इतना ही चीज बताऊंगा जो अपने 12th क्लास में जरूरी है। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चा समझता है रेस्ट, नहीं भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब है द बॉडी विल कंटिन्यू इट्स प्रेजेंट स्टेट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम है। अगर ये बॉडी जो है, मान लो ये ब्लॉक है, और बोलूं मैं आपको कि m मास का है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनफाइनाइट टाइम तक ये सब स्मूथ है, यहां कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यार ये कब तक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी? बहुत बढ़िया लिखा है एक बच्चे ने, नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल बढ़िया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं नेट टॉर्क 0। मैं यहां पे अभी केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है, रोटेशनल की बात अभी नहीं हो रही है, तो हम केवल ट्रांसलेशनल की कंडीशन लिख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये बोल सकते हो कि बॉडी कंटिन्यू इट्स प्रेजेंट स्टेट। और ये कब होगा, कब होगा बताओ?
कब होगा भाई? जब एफ नेट एक्सटर्नल रिजल्टेंट जीरो होगा। मानते हो कि नहीं? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी ऐसा होगा। तो यहां पे भी देखो कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये भी इक्विलिब्रियम है। ये भी क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। तो दिमाग में घुस गया कि कभी भी बॉडी केवल रेस्ट पे हो वही इक्विलिब्रियम है? नहीं, बॉडी जो है अपने प्रेजेंट स्टेट को कैरी ऑन कर रही है, वो इक्विलिब्रियम है। और बॉडी ऐसा कब तक करती रहेगी? जब तक उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। तो यही अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। समझ गए? अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इसको और जनरलाइज कर दूं। यहां पे F1 फोर्स लग रहा है, इधर F2 फोर्स लग रहा है, इधर F3 फोर्स लग रहा है और इधर अपना Fn फोर्स लग रहा है। तो आप बोलोगे कि समेशन Fi वेक्टर I इज इक्वल टू 1 to n। अगर ये जीरो हो जाता है तो हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल जानते हैं और जानना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप 11th पढ़ चुके हो कि रोटेशनल भी होता है। सर बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, कि बॉडी जो है ना इधर जाएगी इस तरीके से, या ऊपर या नीचे, या फिर आपके ब्लैक बोर्ड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों में कभी मूव नहीं करेगी। ट्रांसलेशनल। तो हम बोलेंगे कि बॉडी अपनी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी अपनी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसी चीज को आप समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू, जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इक्विलिब्रियम में कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपको उन बच्चों को आइडिया लग जाएगा जिनको कंपोनेंट लेना और इन सब चीज़ों में भी दिक्कत है। मान लीजिए एक लोड है, वो जो है 3 रस्सियों से लटका हुआ है और बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इनके आपको एंगल्स दिए हुए हैं। ये एंगल आपका मान लीजिए 60 डिग्री का है और ये एंगल मान लीजिए आपका 30 डिग्री का है। अब हमें बताना है, अगर ये लिखता है कि W इज इन इक्विलिब्रियम, W के बारे में बोल देता है इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम क्या है भाई? अपने प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू करना। इसका प्रेजेंट स्टेट क्या है? रेस्ट पर है। तो ये रेस्ट पर क्या करेगा? हमेशा रहेगा। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स W पे जीरो। तो आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि सर इस पे तो नेट फोर्स बैलेंस कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप नेट फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो आप पहले कुछ चीजें तो आप जानते ही हो कि हमेशा एक वेट लगता है mg, जिसको पहले से W दिया गया है। ये जो mg है ना तुम्हारा, यही W लिखा हुआ है पहले से, तो W आपका आ गया। उसके बाद क्या होगा? यहाँ रस्सी में टेंशन होगा सर T1, बिल्कुल। अच्छा, टेंशन यहाँ पर है और ये इसको पुल कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक टेंशन आया। ये टेंशन इस पे रस्सी में इस पॉइंट के अबाउट नीचे होगा, इस पे ऐसा होगा और इस पे ऐसा होगा। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। और ये टेंशन T2 होगा, ये टेंशन T3 होगा। रस्सियां बदल गई, टेंशन बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको यही चीज अभी मैं देखिए अगर इलेक्ट्रो से अभी रिलेट कर दूंगा तो आपको जो है यही क्वेश्चन इलेक्ट्रो में मिल जाएगा। देखिएगा कैसे। देखिए, तो यहां पर आपके पास ये हो गया अपना T2 और ये हो गया T3। समझ गए? तो T1, T2, T3 अपने पास आ गया। हाँ, आप साइन रूल भी लगा सकते हो। मुझे बहुत हिम्मत आ रही है कि बहुत बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सही वर्कआउट और होमवर्क करके आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो साइन रूल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइन F1 अपॉन साइन 30 अपॉन F1, और यहाँ से जो भी एंगल आएगा वो आप कर सकते हो। लेकिन मुझे पर्पस था मेरा कि मुझे क्या बताना है, कैसे आप कंपोनेंट लेके करते हो, तो ये मेरा पर्पस है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप W का फोर्स बैलेंस करोगे, तो W पे अगर बात करते हो तो W के लिए ये हो जाएगा इधर T1 और ये हो जाएगा W। तो आप इस पे न्यूटन्स लॉ लिख रहे हो, फर्स्ट लॉ W T1 इक्वल टू W लिख दिया आपने, T1 इक्वल टू W। चलिए, अब हमारे पास तो 3 इक्वेशन है यार, 3 अननोन है, T1 T2 T3। तो हमें अननोन 3 है, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे
कि यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे P, एक पॉइंट ले लेंगे यहां पे P। अब ये पॉइंट बेटा देखो क्या है, एक जंक्शन है, रस्सियों का जंक्शन है, और सारी रस्सियां मासलेस हैं, सारी रस्सियां मासलेस है। मासलेस का मतलब उनका निग्लिजिबल मास है, उनका उनके सेल्फ वेट से हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, तो वो निग्लिजिबल मास की हैं। तो अब ये बताओ कि न्यूटन सेकेंड लॉ तो सभी लोग जानते हो, F इक्वल टू ma, तो हमारा अगर m 0 है तो हमारा क्या होगा, F भी क्या होगा, 0 होगा, ये आप जानते हो, ठीक है। तो अब आ जाओ यहां पे, तो यहां पे P पॉइंट पे नेट फोर्स बैलेंस करते हैं, वो क्या हो जाएगा, इधर T2 और इधर हो जाएगा T3। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि P जो है एक मासलेस पॉइंट है, तो मासलेस पॉइंट है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, और यहां पे जब नेट फोर्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि मास यहां पर टेंडिंग टू 0 है, पूरी तरह मास 0 बोलना सही नहीं है, बट मास टेंडिंग टू 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा। बहुत तेज स्पीड है भाई तुम लोगों की, कुछ लोगों की, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, मुझे समझ में आ गया। बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता है, ये बहुत अच्छी बात है, तो आपको मजा आने वाला है फिर। तो यहां पर आपके पास इस तरफ जो है T1 होगा, और ये अगर मासलेस पॉइंट है तो नेट फोर्स यहां पे भी बैलेंस होगा, कर दो। इसके लिए आपको कंपोनेंट लेना सीखना होगा। कंपोनेंट आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में लें, आप किसी भी डायरेक्शन में, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी को एक्स वाई मान के कंपोनेंट ले सकते हो, बट चालाकी उसी में है कि आप ऐसे को रेफरेंस एक्सिस मानो जहां पे हमें मिनिमम कंपोनेंट लेना पड़े, ठीक है। मान लेते हैं, तो हमने इसको वाई एक्सिस मान लिया। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कुछ बच्चों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसी बहाने वो कुछ कर रहे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस हो जा रही है। जैसे अभी कुछ बच्चों ने कुछ गलतियां भी की, तो एक दो सेशन आपको ऐसा लग सकता है, बट इससे आप लर्न कर लोगे। बट जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है T2 cos 30, ये एटलीस्ट इतना आना चाहिए, T2 cos 30, और ये हो जाएगा अपना T2 sin 30। बोलो, मैंने T2 का कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट लेना तो सबको आता है भाई, कंपोनेंट लेना सबको आता है, अभी प्रोजेक्शन लिखना सिखाया, ये वेक्टर R है, ये थीटा है, ठीक है। तो इस तरफ जो होगा, ये वाली लेंथ जो होगी, क्या बोलेंगे हम, जैसे आप लिखते थे ना, इसका इतना जो है x है, x एक्सिस के लॉन्ग है, तो आई कैप लिखते थे, तो R का इधर कंपोनेंट लिखा जाता है R cos थीटा। कुछ रटना नहीं है भाई, R sin थीटा ये होगा। क्यों रटना नहीं है, क्योंकि इधर देखिए ABC ट्रायंगल है, कॉस रूल लगाना तो आता है, 9th 10th में ही पढ़े हो, क्या बोलते हो, cos थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB बोलते हो। AC कितना हो जाएगा, AB cos थीटा, एंड व्हाट अबाउट योर AB, AB इज योर R, तो कितना हो जाएगा R cos थीटा। तो शायद तुम लोग समझ गए कि जिन बच्चों को कंपोनेंट लेना भूल गए थे, वो याद आ गया कि R है तो थीटा के अलोंग जाएगा R cos थीटा, और थीटा के इसके परपेंडिकुलर जाएगा आपका R sin थीटा, थीटा के अलोंग cos और उसके अपोजिट sin, ये है कंपोनेंट का रूल। तो यहां मैं वही कंपोनेंट लिख रहा हूं, ये T2 है, ये 30 है, तो इधर कितना होगा T2 cos 30, इधर कितना होगा T2 sin 30। चलो बताओ फिर T3 के लिए क्या करने वाले हो, ये 60 है, तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा T2 sin 60, और इधर हो जाएगा T2 cos 30, cos 60 सॉरी, T3 सॉरी, T3 ले रहे हैं ना हम लोग, तो T3 sin 60, और ये भी गलत है, T3 क्या होगा यहां पे बताओ, T3 cos 60, और ये हो जाएगा अपना T3, इधर ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, T3 sin 60। मिल गया, आपने सभी का कंपोनेंट ले लिया। कौन कौन सा कंपोनेंट लिया, ये तो पहले से y में था, T2 और T3 का कंपोनेंट ले लिया आपने। अब इनको क्या करो, इक्वल करो। तो T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी यार, T1 की वैल्यू बराबर होगी T2 प्लस T3, ये T2 sin 30 था, इसे हटाओ, ये क्यों लिखा हुआ है यहां पे, इसे हटाओ, ठीक है। तो देखो T2 के यहां पे दो कंपोनेंट जा रहे हैं, T2 cos 30, T2 sin 30, T3 का कंपोनेंट जा रहा है इधर, ये मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है, ये यहां लिख दिया है, समझ रहे होगे, यहां लिख दिया है मैंने, ये T3 का कंपोनेंट, तो T3 sin, तो T3
साइन 60 और T2 साइन 30। तो T2 साइन 30 सबको पता है T2/2 और T3 साइन 60 पता है √3 T3/2। ये तुम्हारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। और यहां से अब आप निकाल सकते हो क्या, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा बताओ, T2 cos 30 जो है वो किसके बराबर होगा, T3 cos 60 के। क्लियर है सबको? तो यहां से ये बराबर कर दो, T3 cos 30 इक्वल टू T3 cos 60, मतलब T3 √3/2 इज इक्वल टू T3/2। 2 से 2 कैंसिल करो तो T3 तुम्हें मिल जाएगा, ये T3 T2 है ना यार, ये T2, तो T2 मिल जाएगा हमारे पास कितना, √3 T3, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन, अब शायद बहुत आसान है, अब तो कर लोगे। T2 जो है अपना कितना है, √3 T3, और इसको लाके यहां पे पुट कर दोगे तो T1 आ जाएगा। और T1 आप सबको पता था कि T1 W के बराबर है, तो T1 W के बराबर है और T2 जो है √3 T3 के बराबर है, यहां पुट कर देंगे हम लोग। तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 की वैल्यू √3 T2 पुट करो, और यहां से आपको जो है T3 T1 के टर्म्स में मिल जाएगा और T2 भी T1 के टर्म्स में मिल जाएगा, और T1 T2 W, T1 हमें W पता है, तो वहां से हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक मैंने बहुत बेसिक बात बताई कि हमारे पास जो है कैसे कंपोनेंट लेना है और कैसे हमें फोर्स बैलेंस करना है। क्लियर है सबको? चलिए अब ये चीज जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे यूज करते हैं, चलिए वो देखते हैं। ये अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है चैप्टर, लेकिन आपको पता है कि F इज इक्वल टू QE। अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स, ठीक है। चार्ज की डिफिनेशन जो है हमारी क्या हो जाती है, चार्ज की डिफिनेशन, ये लैमिस थ्योरम तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मेरा काम था वो फोर्स न्यूटन्स लॉ बताना, इसलिए मैंने वो यूज किया, ठीक है। तो F इक्वल टू Q इंटू ई, तो F इक्वल टू Q इंटू ई हमारा जो है कोई चार्ज है, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आई है, अभी आप इतना ही समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आई है और यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है +Q। तो अभी आपने वेक्टर पढ़ा, क्या देख रहे हो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो उस पर लगेगा एक फोर्स, और वो फोर्स पीछे क्या हो गया पीछे, हाँ बताओ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं। T1 तो W हो गया, यहां आ जाओ, इस कंपोनेंट को देख लो। T2 को हमने जो है कंपोनेंट लिया तो T2 cos 30, और यहां पे T3 का लिया तो T3 cos 60। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो T2 cos 30 इज इक्वल टू T3, अच्छा हाँ सही कह रहा हो, यहां पे मिस्टेक हुई है ना। पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम करते हैं, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में देखो क्या आ रहा है, T1, ये रहा T1, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक T2 cos 30 और आपका T2 sin 30। यहां पे भी मैंने ये लिखा है, देखो T2 के दो कंपोनेंट, तो T2 sin 30 और T3 का अपना हो जाएगा T3 sin। तो ये तो सही इक्वेशन है, इससे तो एग्री करते हो सब लोग, है ना। T2 sin 30 जो कि होगा T2 sin 30 हो जाएगा T2, ये भी गड़बड़ है, ये इक्वेशन फिर से बना लिया जाए, बेटर रहेगा। चलिए बनाते हैं, देखिएगा यहां पे T2 sin 30 और इधर T3 sin 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T3 sin 60, पूरा ही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। T3 का ये वर्टिकल कंपोनेंट और T2 का, तो T2 sin 30 इज इक्वल टू T1। ये तो अब क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, T3 sin 60, sin 60 को आप क्या लिख सकते हैं, √3/2, ठीक है, T3 प्लस T2/2 इज इक्वल टू T1। तो यहां से आपको मिलता है √3 T3 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 T1। ये तो अब क्लियर है सबको, बोलो भाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया।
अब आप लिखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या होगा बताओ, T2 cos 30, तो T2 cos 30 इज इक्वल टू T3 sin 60, T3 cos 60, T3 cos 60, ठीक है भाई। अब देखो, तो यहां से T2 cos 30 क्या आ जाएगा, √3 T2 बाई 2 इज इक्वल टू T3 बाई 2, तो ये कैंसिल कर दिया आपने, तो ये अपना हो गया थर्ड इक्वेशन। तो देखो आ गया, T3 किसके बराबर आ गया, √3 T2 के, उसको हम यहां पे पुट करते हैं। तो यहां जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, T3 को हम √3 T2 पुट करो तो √3 हो जाएगा 3 T2, और इधर 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 T2 इज इक्वल टू 2 T1। तो T2 कितना हो जाएगा, T1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, W बाई 2 आ गया, ठीक है। तो ये अपने आ गया, बिल्कुल सही इक्वेशन लिखा है किसी बच्चे ने, आकर्ष ने। तो ये अपने पास आ गया, T2 आ गया W बाई 2, ठीक है। अब हमें T2 मिल गया तो T3 मिल जाएगा। T3 कितना आ जाएगा भाई, T3 आ जाएगा यहां से √3 T2, और T2 कितना है भाई, W बाई 2, तो कितना हो जाएगा √3 W बाई 2। आई थिंक अब ओके है, ओके है सब लोगों को, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, ओके चलो। तो हम बात कर रहे थे हाँ, हम ये बात कर रहे थे, मैं आपको बस एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करके ये बताना चाह रहा हूं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन कनेक्ट होने वाले हैं। देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स जो है इस अप्रोच से अगर पढ़ोगे कि 50, 100, 200, 300 क्वेश्चंस करके सीखेंगे, नहीं। फिजिक्स सीखोगे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर। अगर आप कॉन्सेप्ट में पकड़ है तो फिजिक्स में क्वेश्चंस की कोई भरमार है, सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपके पास सिचुएशन चेंज होते जाएंगे, अप्रोच चेंज होगा, बट फॉर्मूला वही लगेगा। यही कहानी है। तो अब देखो यहां पे F इक्वल टू QE है, तो मैं कह रहा हूं कि कोई चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, अभी एज ए इंफॉर्मेशन इसको आप लो, ठीक है, इसमें आएंगे हम। तो F इक्वल टू QE है, तो इस चार्ज पे लगेगा एक फोर्स। जैसे कि तुम बोलते हो ना कि M मास है और यहां पे एक फोर्स लग रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिख देते हो ma, ठीक बात है। तो इसी तरीके से एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली चार्ज है तो मास भी रहेगा, मास भी है इसके पास। तो अब ये यहां पे पड़ा हुआ है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस फॉर्मूले से। अगर ये पॉजिटिव है तो दिस फोर्स वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मानते हो कि अगर हमारे पास कि हमारा फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल रहेगा हमारा फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा कि नहीं बताओ, -QE आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप क्या देख रहे हो कि फोर्स वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहां पे आप फोर्स लगाओगे E इंटू E का अपोजिट डायरेक्शन में, मानते हो, और यहां पे फोर्स लगाओगे Q इंटू E का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इतना पहले बात समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो देखो कहानी कहां से कहां जा रही है, 11th कैसे कनेक्ट हो रहा है इससे। इसमें किसी को पहले डाउट है तो बताओ। क्लियर है? आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया है कि कोई चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, हम बात करेंगे क्या होता है फील्ड, कहां से आया, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। तो आप अगर यहां पे कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू E का। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो आपने अभी पढ़ाई की है उस पर देखिए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कैसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए अब आपसे ये बोला जाए कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिएगा एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फिर से समझा दूं? देखिए मैंने बस इतना ही बताया आपको
कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पड़ा हुआ है Q, तो इस पे एक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू E। यही मैंने अभी तक बताया। मैंने ये कहा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लगेगा ऐसा। अगर यही नेगेटिव होगा तो इस पे जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। मैंने बस अभी तक आपको यही समझाया है। ठीक है, क्लियर है भैया? अभिषेक क्या नाम है? अभिषेक समझ में आया आपको? तो अब आप यहां पे F इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है, आप यहां से ये बोल सकते हो। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए इसी चार्ज को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ रहे हो तो 11th से कैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं वो बस अभी बता रहा हूं, अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया है। तो यहां पर आपके पास मान लीजिए कोई प्लस Q है, T इक्वल टू 0 पे आपने इसको रिलीज किया, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि इस चार्ज का वेलोसिटी बता दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बता दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो ये पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से क्या आपके लिए नया क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये नया है, बट ये नया नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अब आप क्या लिख सकते हो कि जो भी हमारे पास चार्ज है Q, इस पे फोर्स लगा QE का, अभी अभी आपने पढ़ा। तो अगर हमारे पास फोर्स लगा है और इसका मास m है तो इसके पास क्या आएगा? एक एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो? F इज इक्वल टू QE अपॉन m। तो हमने अगर अपॉन m कर दिया तो मतलब इसका एक्सेलरेशन मिल गया। अब ये बताओ यार कि अभी तक आपने जो भी क्लास 11th में काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस किया है, SHM और वेव, आपको सब कुछ जो है आपका कराया जाएगा जब रिवीजन होगा। लेकिन SHM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे थोड़ा बताना होगा, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे इलेक्ट्रिक के। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? मैंने कहा अभी आपको कि मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया है भाई, मैं बस अभी ये बताना चाह रहा हूं कि इसको हम 11th से कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन QE बाई m, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। आप लोग प्लीज चैट में केवल ध्यान मत दीजिए, थोड़ा लेक्चर पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जेन्युइन चीज के लिए चैट यूज करिए। तो A इक्वल टू QE बाई m हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब ये बताओ कि मैंने कहा कि ये कांस्टेंट है, मैंने कहा कि ये कांस्टेंट है। मैं आपको अभी कुछ आज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको इस सब्जेक्ट के नेचर के बारे में थोड़ा फील दे रहा हूं कि कैसे जो है एक कॉन्सेप्ट आप जानोगे तो हर जगह उस चीज को कैसे अप्लाई करोगे, बस देखने में वो अलग लगेगा। तो मैं आपको कुछ भी आज चीज ऐसा कुछ भी पढ़ाया ही नहीं, मैंने चैप्टर लिखा ही कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो यहां पे A इक्वल टू QE बाई m ये कांस्टेंट है। अब आपको ये तुरंत क्लिक होगा कि सर अगर ये कांस्टेंट है अपना एक्सेलरेशन, तो हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। याद करिए तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या था? V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद आ रहा है सबको, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, याद आ रहा है सबको। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो एक्सेलरेशन का रोल एक, और ये इसकी लिमिटेशन क्या होती थी? क्या लिमिटेशन? क्या हर जगह लगता था? नहीं। जब एक्सेलरेशन क्या होता था? कांस्टेंट, जिसको आप क्या मोशन बोलते थे? क्या बोलते थे आप? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, याद आ रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आप बोलते थे। तो वही चीज अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं? पहले ये बताओ कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि यहां पर A इक्वल टू QE बाई m है, और सर ये भी जो है हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि किसी t टाइम में जब यहां पर ये आ रहा होगा तो इसने जो वेलोसिटी गेन की होगी t इक्वल टू t टाइम में, वो हम लिख सकते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस a के जगह केवल क्या आ जाएगा? QE बाई m इंटू t। बताओ भाई, तो यहां से आप समझ गए वेलोसिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट की बात करो कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो कितना डिस्प्लेस हुआ भाई? तो UT डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बस A के जगह क्या मिलेगा आपको? QE बाई m इंटू टी स्क्वायर, ये भी बता सकते हो।
तो आप डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता सकते हो, और यहाँ पे वेलोसिटी, आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हो। यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, कितना फोर्स लगा था QE का, तो उसके वजह से एक्सेलरेशन कितना मिला QE बाई m का इंटू टी स्क्वायर। बताओ तो क्या नई बात हो गई? ठीक है, तो कोई नई बात नहीं हुई। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ये चीज आप लोगों को पता लग गई कि जब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा QE, और उसको जो है हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अगर मास से, तो हमें उसका एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये सारी काइनेमेटिक्स इक्वेशन होल्ड ट्रू है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, चलो अब इसी को थोड़ा और चेंज करते हैं। मान लो अब कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है अब ऐसा है E, अब आप वेक्टर अभी आपने पढ़ा, मैं ऐसे लिखा जाएगा आपको क्वेश्चन में E नॉट J कैप। ठीक है, और ये XY प्लेन है, ये अपना क्या है XY प्लेन है, ऊपर Y है और इधर आपका क्या है X है। इसको देख के आपको समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में है, E नॉट J में। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है Q। अब आपने इसको यहां से रिलीज किया हुआ है, आपने इसको रिलीज किया है कब, t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे आपने इसको रिलीज किया हुआ है। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां पे s होगा, सॉरी ये s होगा ना, ये s है डिस्प्लेसमेंट, ये s होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये s होगा। चलिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर मैंने कहा कि हमारा सिचुएशन चेंज हो गया। अब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, E नॉट J कैप। अब आपने क्या किया, यहां पे कोई चार्ज है प्लस Q का जिसका मास है m, आपने इसको यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। एट t इक्वल टू 0 पे रिलीज बोला गया है, रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब समझते हैं सब लोग, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब आपको बताना है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री और लोकस, ट्रेजेक्ट्री और लोकस ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये हमें बताना है। दूसरा हमें बताना है कि डेविएशन कितना हुआ, या एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा सकता है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन ले लेते हैं कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन, दो चीज हम यहां निकालते हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखो क्या होगा कि इसके लिए जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा, यही मैं कह रहा हूं। अभी जैसे कि कुछ भी आपको बस इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो बता दो तुम लोग कि इस पे फोर्स कैसा लगेगा, किस डायरेक्शन में, वो तो बता सकते हो। बताओ जरा कि इस चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सही जवाब है इन लोगों का जिन्होंने, क्योंकि अगर मैंने रिलीज कराया है तो अगर इसके दो कंडीशन लें कि अगर ये रिलीज हुआ, अगर ये रिलीज हुआ तो नो डाउट ये स्ट्रेट लाइन होगा। बिल्कुल सही बोला है किसी बच्चे ने। और एक बच्चा बोल रहा है पैराबोलिक, हालांकि पैराबोलिक जो बोल रहा है, मैंने अभी वो सिचुएशन दिया ही नहीं है तो कैसे पैराबोलिक हो जाएगा। अभी तो मैंने रिलीज कराया है, रिलीज करने पे नो डाउट स्ट्रेट लाइन होगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। और अगर मैं बोलूं कि प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, projected horizontally with initial velocity u मीटर पर सेकेंड। अब आपका आंसर सही है। तो आप देख रहे हो ना ये कितना सिचुएशनल है। बिल्कुल सही जवाब है आपका पैराबोलिक, और इसमें होगा स्ट्रेट लाइन। अब आप लोग सही हो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं
कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो इसमें? भाई मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको 11th की जो 3 इक्वेशन है उस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी यूज करना पड़ जाए तो वो सिखा रहा हूं, और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं। समझ गए? 11th में जो 3 फंडामेंटल इक्वेशन है, कैनेमेटिक्स को कैसे हम इस कैनेमेटिक्स को रिलेट करके कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस करेंगे, बस अभी मैं ये बता रहा हूं। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने अभी केवल इतना बताया है कि कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो बहुत सिंपल भाषा में उस पर फोर्स लग रहा है F = QE। अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, टाइम हो रहा है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल बहुत बच्चों का बहुत बढ़िया है, बहुत बच्चों का बिल्कुल नहीं है, तो उसको लेकर चलेंगे। तो यहां पर आपके पास चार्ज आपका मान लीजिए, अब ये तो सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन होगा, इसे हटा दो। अब ये मान लो U मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है, तो अगर ये U मीटर/सेकेंड से इधर मूव कर रहा है और जबकि फोर्स इस पे लग रहा है इधर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस पे? QE/m का। तो अब आपको 2 डायमेंशन मोशन जो तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा मोशन आपने कहां पढ़ा है? याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन। याद आ रहा है कि प्रोजेक्टाइल में नीचे g लगता था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करता था। तो वही चीज मैं आपको अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, ये चीज रिलेट करा रहा हूं। आप लोगों को शायद इस सब्जेक्ट की जो है मतलब वेरिएशन आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट कितना मतलब डाइवर्सिफाइड है सिचुएशन वाइज, कॉन्सेप्ट वही है। तो जैसे तुमने अभी पढ़ा था ये प्रोजेक्टाइल मोशन, याद करो कि यहां पे ये जी लगता था और ये यू से जाता था, इधर आपके पास ये हमेशा कांस्टेंट रहता था और ये हमारा इधर वेरी करता था। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था तो ये कांस्टेंट था, और इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये कैसा मोशन था? 2 डायमेंशनल। तो ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशन होगा। धीरे धीरे ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा और यहां के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी जोन में है, जो बनाया है मैंने केवल इतने जोन में है। तो इस चीज को मैं आपका कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है? यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E = E0J कैप, ठीक है? तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है की तरह है, वो इन्वर्टेड ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला था, ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, वो ओपनिंग डाउनवर्ड था, उसको आप भूल जाइए। इसकी लोकस फाइंड करना है। तो अब इसकी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो? किसी टाइम t टाइम में क्या बोलोगे कि ये यहां पर आया और इसके पास वेलोसिटी हो गई v। अब सब कुछ आप 2 डायमेंशनल वे में डिस्कस करोगे। इस v वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा और एक vy होगा। और जहां से आपने इसको छोड़ा है, इसको 0,0 मान रहे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y। तो अब मुझे बताओ कि जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस निकालते थे तो x और y में एक रिलेशन बिल्डअप करते थे। तो चलो यहां पे x की इक्वेशन लिखते हैं। x क्या है? हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट है, u से चला, t टाइम तक चला है, यही आपका t टाइम पे चला है यहां तक। तो क्या लिखेंगे? x = ut, ऐसे लिख देंगे। y के लिए क्या लिखेंगे? अभी अभी मैंने आपको सिखाया y के लिए कि ये यहां से चला और इसने y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो y डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे भाई? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो सेकेंड इक्वेशन यूज करें। इनिशियली uy अपना 0 है, आपने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था केवल u से, तो uy 0 है। तो क्या लिखेंगे? हाफ at², मतलब QE/m × t² लिखोगे। अब आप लोकस यहां से निकाल सकते हो, t को क्या लिख सकते हो? x/u, और यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? y = हाफ QE/m × x/u का होल स्क्वायर। तो आपको y मिलेगा QE/2m u² और इधर हो जाएगा x²। बोलो, तो आपको क्या दिखता है? ये x² = 4ay वाला पैराबोला है या नहीं है? बताओ, जिसमें कि 4a के जगह पे ये पूरा कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस तरीके से यहां पे टिक कर सकते हो कि इसका पैराबोलिक नेचर होगा और इसका ये लोकस होगा। आपने मैथमेटिकली इस लोकस को प्रूव भी किया, जो कुछ बच्चे पहले ही बता चुके थे, ठीक है? तो देखिए, मैंने आज जो है आपको ब्रीफ करूं,
मैंने आज आपको केवल ये थोड़ा रियलाइज कराया है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो सिचुएशनल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो हमें केवल फॉर्मूले पे स्टिक होके काम नहीं करना है, आपको डाइवर्सिफाइड वे में सोचना है। देखिए अभी आपने 12th क्लास की फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ी, लेकिन आपको बस एक F इक्वल टू QE का यूज आप कहां कर रहे हो, 11th क्लास की सारी चीजों में, अभी इस पे भी आएंगे कल, तो 11th क्लास की चीजों में आप सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि थोड़ा सा आप घर में जाके फोर्स, जैसे मैंने आज ब्रीफ किया और काइनेमेटिक्स ब्रीफ किया, उसी तरह कल मैं आपको टॉर्क और थोड़ा बहुत लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी बता दूंगा कि आगे आपको उसकी जरूरत पड़े, या फिर कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा और बीच बीच में जहां पे जो चीजें आती जाएंगी उसको मैं रिकैप कर दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि चैप्टर शुरू हो गया या नहीं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आज मैंने बस ये रियलाइज कराया आपको कि कैसे आपको पढ़ना है इस फिजिक्स में, कैसे डाइवर्सिफाइड होकर सोचना है, कैसे पिछली चीजों को इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है। तो कल हम वो चीज फिर से करेंगे और कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जहां भी 11th का जो भी, जैसे टॉर्क लिखना है, टॉर्क बहुत बच्चों को आता है, मैंने देख लिया कि बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता है, तो कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और टॉर्क जैसे है तो जिन बच्चों को नहीं आता होगा मैं उनको ब्रीफ कर दूंगा अलग से, अगर वो बोलेंगे तो कल हम फुल फ्लेज में अपना इलेक्ट्रो का चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं फिर कल, ओके।